हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के स्टैटिक पार्ट से उत्तराखंड वन रिपोर्ट। अभी जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है 18वीं वन रिपोर्ट, जो 2023 की वन रिपोर्ट है। बेसिकली ये 2024 में पब्लिश हुई थी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वैसे 2-2 साल में प्रकाशित होती है। इसमें उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जारी की जाती है, लेकिन उसमें हमें क्या पढ़ना है, उत्तराखंड का डेटा पढ़ना है। इसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों को और डेटा का विश्लेषण करेंगे। इसमें काफ़ी सारा डेटा भी होने वाला है और साथ ही साथ हम ईजी ट्रिक्स भी देखेंगे, जिनसे आपको मेमोराइज भी हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ। तो देखते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये आपके यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पीएससी हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में जो वन संपदा है और उसकी स्थिति क्या है। बेसिकली सबसे पहले अगर वन के बारे में हमें पढ़ना है तो प्रमुख वन कानूनों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट वन कानून है जिनको हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है भारतीय वन अधिनियम 1865 का। भारतीय वन अधिनियम 1865 का ये क्या था, भारत में वन प्रबंधन का पहला कानूनी प्रयास था। इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद भारतीय वन अधिनियम आया 1927 में। इसने भी क्या करा, वनों के संरक्षण के लिए, उपयोग और नियंत्रण के लिए प्रमुख कानून बनाए इसने भी। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, अंग्रेजों के टाइम के हो गए। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके तहत क्या हुआ, वन भूमि को गैर वन उपयोग में बदलने पर नियंत्रण किया गया और वन भूमि के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए गए। ये चिपको आंदोलन के बाद ही ये आया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके साथ ही एक ये इंपॉर्टेंट ये भी याद रखिएगा, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976, पेड़ों की सुरक्षा के लिए ये भी एक एक्ट है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये पर्यावरण की समग्र सुरक्षा हेतु। अगले कुछ और कानून देखते हैं। इसी तरीके से आया था क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016, जिसको क्या बोला जाता है, कैंपा फंड भी बोला जाता है। कैंपा फंड जो आया था, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, ये आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को अलग अलग इसमें एक कोष बनाया जाता है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए एक धन इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके तहत फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। फिर आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, 1972 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट टाइगर भी आपको याद रखना है, 1973 का है। और पहला जो टाइगर रिजर्व कौन सा था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, जिसमें ये अप्लाई किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर को सबसे पहले कॉर्बेट में ही चालू किया गया था। एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, 1992 में। अच्छा, 1973 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी, कौन सा, केबीसी केस, केशवानंद भारती केस। ये पॉलिटिक्स से संबंधित है, बस ऐसे ही याद आया तो मैंने बता दिया। अगला देखते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति। वन नीतियाँ जो हैं इंडिया में बहुत सारी आई हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पैक्टफुल रही हैं वो कौन सी हैं, ये 3। कौन कौन सी, 1894 की, 1952 की, 1988 की। फिर उसके बाद 2018 में भी आई थी, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। पहली वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, जो ब्रिटिश काल की पहली थी, कब आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आई थी। ये ब्रिटिश काल की पहली नीति थी। फिर उसके बाद आई आज़ादी के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952। इसमें क्या हुआ, ये स्वतंत्र भारत के बाद पहली वन नीति थी। इसमें क्या करा गया, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कुल क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, इसमें ये बात की गई थी। और साथ ही साथ क्या बोला गया था, पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन और मैदानी क्षेत्र में 25% क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। फिर इसी में जो चीज़ें थी उसी को दोहराया गया 1988 में, राष्ट्रीय वन नीति आई 1988 की। इसमें क्या किया गया, पर्यावरण संरक्षण पर और ज़्यादा फोकस किया गया और कुल क्षेत्रफल का इसमें 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, ये चीज़ तो दोहराई गई। लेकिन इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र में उसमें कितना वन होना चाहिए, 66.67%, यानी कि 2/3 भाग। इस तरीके से पूछा जा सकता है, 2/3 भाग, यानी कि 2/3 पे क्या होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों में वन होना चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 1/3, यानी कि 33.33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसके बाद आई थी राष्ट्रीय वन नीति 2018 में। इसमें क्या किया गया, पीपीपी पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सामुदायिक निजी भागीदारी के तहत इसमें काम करने की बात की गई थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज, राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन, नेशनल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी भी शुरुआत की गई थी। ये परियोजना
नेशनल कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटीज़ को क्या करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए एक तरीके से तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति 2018 से। अच्छा, इसमें एक केस आपको पता होना चाहिए, गोदावर्मन TN गोदावर्मन, एक TN गोदावर्मन वर्सेज भारत संघ करके केस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इस केस के तहत क्या हुआ था, TN गोदावर्मन वर्सेज भारत संघ केस जो हुआ था ये 1996 का केस है। इसके तहत क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे वन है, वनों की परिभाषा को चेंज किया था ताकि वन संरक्षण को और अच्छे से अप्लाई किया जाए। बेसिकली हुआ क्या था, TN गोदावर्मन ने जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ वनों की जो लकड़ी की तस्करी की जाती है, वहाँ आपने जैसे पुष्पा मूवी में देखा होगा, वहाँ तस्करी करते हैं रेड सैंडलवुड की, उसी तरीके से यहाँ जो तस्करी का जो कॉन्सेप्ट था उसी के बिहाफ पे केस हुआ था, TN गोदावर्मन वर्सेज भारत संघ। बस इतना याद रखना, 1996 का केस है, वन संरक्षण से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा को विस्तृत करा था, यानी कि वनों की कटाई और जो वन भूमि का जो उपयोग है, वन भूमि को गैर वन भूमि में उपयोग करने के लिए रोक लगाई थी। ये वरना उस समय क्या हो रहा था, वन भूमि को गैर वन भूमि के रूप में उपयोग किया जा रहा था और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसी के तहत जो सरकारी रिकॉर्डेड वन जो होते हैं उनकी परिभाषा भी चेंज की गई थी। बस याद रखना, TN गोदावर्मन वर्सेज भारत संघ 1996 का वन संरक्षण से संबंधित केस है। अब अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वन संरक्षण और संस्थान के बारे में देखते हैं। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, 1 जून 1981 को, 1981 को। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, देहरादून में। और ये इसका कार्य क्या है, वन स्थिति का आकलन करना, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, हर 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। 1987 से ये जारी करना इसने शुरू करा है। जो वन स्थिति रिपोर्ट है अभी लेटेस्ट कौन सी आई है, 2023 में, 2023 की है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोला जाता है जिसे। और इसके तहत क्या है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, भारत में वन और वृक्ष आच्छादन यानी कि वनों का कितना एरिया है, 25.17% होना कितना चाहिए, 33%, यानी कि लक्ष्य से कम है अभी। 25.17% वन प्लस वृक्ष आच्छादन है। और सर्वाधिक 1% किस राज्य में है, मिजोरम में है। और सर्वाधिक 1% किस केंद्र शासित प्रदेश में है, लक्षद्वीप में है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखते हैं, अब आते हैं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट वन अधिनियमों को देखा और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट को देखा। अब देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट को उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में क्या है, वन संपन्न राज्य है, ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ी राज्य है, एक तरीके से माउंटेनियस एक स्टेट है हमारा। तो यहाँ क्या है, वन काफ़ी अधिक मात्रा में है फिलहाल। राज्य का जो बड़ा भाग है वो क्या है, पर्वतीय है, इसलिए क्या है, अधिक वन आवरण है। और प्रमुख वन कौन से हैं यहाँ, ये भी पता होना चाहिए आपको, शीतोष्ण वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन और अल्पाइन वन। शीतोष्ण को बोला जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट, उपोष्ण को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल, और अल्पाइन यानी कि चीड़ पाइनी जो होते हैं, अल्पाइन ये होते हैं, इनको बोला जाता है। और राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वनों का जल संरक्षण, जैव विविधता, पर्यटन और औषधि पौधे। फिर देखते हैं आगे। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। संस्थान और रिपोर्ट ये हमने देख लिया था, भारतीय वन संरक्षण देहरादून में 1981 बना था और हर 2 साल में क्या करता है, रिपोर्ट अपनी जारी करता है। और इसका जारीकर्ता कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, उसके अंडर ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब देखते हैं उत्तराखंड में वन संपदा और उसकी स्थिति किस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं कुल वन और वृक्ष आच्छादन का कंपैरिजन देखते हैं। जो इससे पहले जो 2021 में रिपोर्ट आई थी और 2023 में जो आई है, कंपैरिजन भी आ जाता है, कितना बढ़ा कितना घटा उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुल वन क्षेत्र। कुल वन क्षेत्र 2023 में कितना है, 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कितना है, उत्तराखंड के जो एरिया का 45.44%। ये याद रखना इजी है, 45.44% है, लेकिन ये फिगर भी आपको याद रखना पड़ेगा, 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। और 2021 में कितना था, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। और हुआ क्या है, पिछली बार से कमी हुई है, ध्यान देना, 2021 से 2023 में कमी हुई है, कितनी, -1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वृक्ष आच्छादन की बात करें, यानी कि ट्री कवर की बात करें, तो 2023 में कितना है, 1231.14 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2.30%। और 2021 में कितना था, 1001 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना, तो ये 1001 के बाद क्या हुआ, 1231 हो गया, 1.87 से 2.30 हो गया, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है, 230 की वृद्धि हुई है। बस इतना याद रखना, 230.14 है, 230 याद रख लोगे तो भी चलेगा, काम चल जाएगा। फिर देखते हैं कुल वन और वृक्ष आच्छादन की बात करें तो 2023 में कितना है, 25,535.24
वर्ग किलोमीटर, जो कि अब बनता है 47.74%। इसका प्रतिशत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वन क्षेत्र की बात करें तो 45.44%। 2021 में कितना था? 2021 से 23 में कितना हुआ? 2021 में था आपका 25,306.13 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कम था, बढ़ा है। 47.31% से 47.74% हो गया। अगर क्षेत्रीय विवरण की बात करें, इंपोर्टेंट है, गढ़वाल में कितना प्रतिशत है? लगभग 60%, लगभग 60% याद रखने के लिए 59.84% गढ़वाल में है। एक याद रख लोगे तो दूसरे को 100 से माइनस कर देना तो दूसरा निकल जाएगा। या तो गढ़वाल याद रख लो या कुमाऊं याद रख लो। गढ़वाल में कितना है? 59.84%। कुमाऊं में कितना है? 40.16%। कुमाऊं में लगभग 40% है, गढ़वाल में लगभग 60% है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद, तो ये है हमारे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद 1 2 3 4। अब इनको देखते हैं। पौड़ी सबसे ज्यादा कहाँ है? पौड़ी में है। कितना है? 3,360.55 वर्ग किलोमीटर। उत्तर फिर है उत्तरकाशी में 3,023.86 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है नैनीताल में 2,866.55 किलोमीटर। फिर आता है चमोली में 2,641.30 किलोमीटर। यानी कि पौड़ी में कितना है? 3300 है, उत्तरकाशी में 3,000 के आसपास है, नैनीताल में 2800 है, चमोली में 2600 है। ऐसे मोटा मोटा याद रखने के लिए। अच्छा, अब इसके लिए साथ साथ मैंने यहाँ पे ट्रिक भी लगा रखी ताकि इसको याद करना भी थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक इसी तरीके से याद रखनी है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, जब क्या होता है वन क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है तो लोगों ने क्या करना है शुरू कर दिया? पार्टी करना शुरू कर दिया। पार्टी में क्या करा? उन्होंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सा वैसे ही ट्रिक, थोड़ा सा एल्कोहलिक ट्रिक है, बट इसको बस याद करने के लिए एज ए फन, बाकी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट इसका वैसे लिटरल मत लेना। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का पौवा, यानी कि पार्टी करी उन्होंने, पौवा उतरना नहीं चाहिए। इसमें जो रेड से मेंशन है उन वो ट्रिक में काउंट होंगे, बाकी ब्लैक वाले काउंट नहीं होंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल का पौवा उतरना नहीं चाहिए, यानी कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल हो गया तो लोग खुशी में पार्टी करने लग गए, तो उसका पौवा नहीं उतरना चाहिए। पौवा अद्धा होता है ना, जैसे बोतल, उसका पौवा अद्धा, तो उस तरीके से सेंस में ये पौवा उतरना नहीं चाहिए। पौवा से पौड़ी, उतरना से उत्तरकाशी, नहीं से नैनीताल, चाहिए से चमोली। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं, ये हमने देखा सर्वाधिक का। अब देखते हैं न्यूनतम का। न्यूनतम कहाँ है? सबसे कम कहाँ होगा? जहाँ प्लेन्स होगा। बेसिकली कहाँ है? उधम सिंह नगर। पहला याद करना तो ईजी है, उधम सिंह नगर। फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जनपद, तो सबसे कम कहाँ है? उधम सिंह नगर में 494.17%, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। 494.17 वर्ग किलोमीटर। फिर हरिद्वार में 564.76 वर्ग किलोमीटर। फिर रुद्रप्रयाग में 1146.6 किलोमीटर स्क्वायर। फिर चंपावत में 1219.39 वर्ग किलोमीटर। तो इसकी ट्रिक क्या है? कम वालों को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? उधम हर रोज चंपा से कम खाता है। इसमें भी रेड वालों के क्या है? ट्रिक वाले हैं, बाकी के हैं आपको सेंटेंस पूरा करने के। उधम हर रोज चंपा से कम खाता है। कम हमने कम के लिए पढ़नी है ना, जहाँ कम है, कम के लिए पढ़नी है तो उधम से उधम सिंह नगर हो गया, हर से हरिद्वार हो गया, रोज से रुद्रप्रयाग है, और चंपा से चंपावत हो गया। उधम हर रोज चंपा से कम खाता है। इन ट्रिक्स को आप 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। बस इसको ध्यान से सुनना है और एक बार इसको नोट कर लीजिए और अपनी स्टडी टेबल के आसपास लगा लीजिए। और एग्जाम से पहले दिन एक बार क्विकली आप देख के जाएंगे तो इस तरीके से आप सीक्वेंस बना सकते हैं। और एग्जाम में अगर मिलान वाला क्वेश्चन नहीं आ जाए, इस तरीके से कुछ आ जाए तो आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका डेटा याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। जितना पहले नंबर वाले तो ये कोशिश कीजिए कि याद हो जाए ताकि आपको हिंट मिल जाए। और वरना थोड़ा सा अप्रॉक्स करके लगा सकते हैं। उधम सिंह नगर में लगभग 500 है, हरिद्वार में क्या है? लगभग 550 है। इस तरीके से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रतिशत के आधार पर। अब देखते हैं प्रतिशत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत में आपको फिगर भी पता होना चाहिए कितना प्रतिशत है, एग्जाम में क्वेश्चन बने भी हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है चंपावत में, कितना? 69.06%, यानी कि 70% के आसपास है, 69.06%। फिर है नैनीताल में सेकंड नंबर पे 67.43%। फंस दो के तो प्रतिशत याद ही रख लो। चंपावत में 69.06%, नैनीताल में 67.43%। फिर है पौड़ी में 63.07%। फिर है टिहरी में 61.03%। अब प्रतिशत के लिए याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? चंपा के नैन, चंपा कोई लड़की है, उसके नैन क्या होते हैं? उसको पौड़ी जगह पसंद है। चंपा के नैन पौड़ी में प्रतिदिन टिके हैं। प्रतिदिन, प्रति से प्रतिशत वाला, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे बहुत सारा डेटा है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको और ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश करी है। प्रतिशत में सर्वाधिक है तो वहाँ प्रति यूज हो रहा है। चंपावत यानी कि चंपा,
चंपावत की चंपा है, चंपा के नैन पौड़ी में प्रतिदिन टिके हैं। चंपा से चंपावत हो गया, नैन से नैनीताल हो गया, पौड़ी से पौड़ी हो गया, टिके से टिहरी हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से। फिर प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन की बात करें तो सबसे कम कहाँ होंगे, उधम सिंह नगर में। पहला याद करना तो ईजी है, उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। अब इसको देखते हैं। उधम सिंह नगर में 19.44%, इसको एज इट इज परसेंटेज याद रखो, और दूसरा भी 23.93%, इसको भी कोशिश कीजिए याद करने की। पिथौरागढ़ में 30.15%, चमोली में 32.89%। सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में। इसके लिए ट्रिक क्या है, क्योंकि हरियाली क्या है उधम सिंह नगर में काफ़ी कम है, तो प्रतिशत के आधार पर अगर हमें निकालना है तो क्या है, उधम सिंह नगर में हरी पिच कम है, हरी पिच कम है। उधम सिंह नगर हो गया, हरी से हो गया हरिद्वार हो गया, पी से हो गया पिथौरागढ़, पी आ रहा है ना, पौ से पौड़ी होता है, पी से पिथौरागढ़ होता है, और चौ से यहाँ पे चमोली है, ध्यान देना, चौ से चमोली है, क्योंकि चंपावत में तो ज़्यादा है ना, चंपावत में ज़्यादा है तो चंपावत तो यहाँ आएगा नहीं, बचा क्या, चौ से चमोली। कम है बोला है तो यानी कि कम की बात हो रही है। उधम सिंह नगर में हरी पिच कम है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। हाँ, उधम सिंह नगर में हरी पिच कम है, ठीक हो गया। तो ये किसकी ट्रिक होगी, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन। फिर अगला देखते हैं, वन क्षेत्र में वृद्धि देखते हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, टिहरी गढ़वाल में। कितनी हुई है, 158.29 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2021 से 2023 में भी वृद्धि की बात हो रही है। तो टिहरी गढ़वाल में हुई है सबसे ज़्यादा 158.29 वर्ग किलोमीटर, और उधम सिंह नगर में हुई है उसके बाद 66.09 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए याद रखने के लिए क्या है, वृद्धि होती है तो क्या होता है, किसी चीज़ में बूम आ जाता है, यानी कि उस क्षेत्र में बूम, यानी कि पेड़ों में बूम आया है, इस तरीके से। तो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, पेड़ों में बूम आया, वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो इसको याद रखने के लिए क्या है, TU, टू बूम, इस तरीके से याद रख सकते हैं। टी से टिहरी गढ़वाल, यू से उधम सिंह नगर, ध्यान देना, टी से टिहरी और यू से उधम सिंह नगर। ध्यान देना, यहाँ पे उधम सिंह नगर में वृद्धि हुई है, वरना उधम सिंह नगर में अभी तक हम कमी वाला ही देख रहे थे। वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है कितनी, 66.09%। और न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, बागेश्वर में, यानी कि बागेश्वर में न्यूनतम हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, 0.7%, 0.7 वर्ग किलोमीटर। और उधम सिंह नगर में कितनी है, 66.09 वर्ग किलोमीटर। अब वन क्षेत्र में कमी की बात करें, वन क्षेत्र में कमी हुई है यानी कि लॉस हुआ है, इसलिए क्रॉस से दिखा रखा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, नैनीताल में 177.92 वर्ग किलोमीटर, 177.92 वर्ग किलोमीटर कमी हुई है कहाँ, नैनीताल में। फिर उसके बाद हुई है चमोली में दूसरे नंबर पे 68.81 वर्ग किलोमीटर कमी हुई है कहाँ, चमोली में। तो नैनीताल और चमोली में कमी हुई है। तो जब वन क्षेत्र में कमी होगी तो क्या होगा, नैना रोए चमोली खोए, नैना रोने लगी, यानी कि नैनीताल में सबसे ज़्यादा कमी हुई, फिर चमोली ने खो दिया कुछ, ठीक है, चमोली में हुई है कमी लेकिन उसने खो दिया, नैना रोए चमोली खोए, इस तरीके से रख सकते हैं। और न्यूनतम गिरावट यानी कि कम से कम गिरावट कहाँ हुई है, चंपावत में, क्योंकि चंपावत में काफ़ी अच्छी हरियाली है, इसलिए वहाँ न्यूनतम गिरावट हुई है -4.77 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, -4.77 वर्ग किलोमीटर। फिर अगला देखते हैं, वनाग्नि से उत्तराखंड काफ़ी पीड़ित भी रहा था, इसीलिए बॉम्बी बकेट करके एक परियोजना भी चालू की गई थी, ताकि वनाग्नि से नैनीताल के जंगलों को बचाया जा सके। नैनी झील से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या कर रहा, एक बकेट से पानी डाला गया था जंगलों में, ठीक है, वो आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी। तो उत्तराखंड में क्या है, सर्वाधिक वनाग्नि प्रभावित राज्यों में से एक है। तो सबसे अधिक घटनाएं कहाँ होती हैं, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा में। इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, एनपीए फायर जोन में, एनपीए फायर जोन, एनपीए आपने शायद से सुना होगा, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, यानी कि बैंकों में जो लोन होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते उनको क्या बोला जाता है, एनपीए। एनपीए के एक टाइम पे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बैंक काफ़ी लॉस में चल रहे थे, अभी तो थोड़ा सा लिमिट में आ चुका है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एन से नैनीताल, पी से पौड़ी, ए से अल्मोड़ा। एनपीए में क्या होती है, फायर जोन होती है, यानी कि एनपीए जब होता है तो बैंक एकदम फायर जोन में आ जाते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सबसे कम घटनाएं कहाँ हुई है, हरिद्वार में हुई है, क्योंकि हरिद्वार में क्या है, गंगा नदी बहती है वहाँ, इसलिए वहाँ कम घटनाएं हुई हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं। गंगा नदी में क्या हो गया, उसने वनाग्नि घटनाओं को कम कर दिया। फिर देखते हैं वनाग्नि प्रवणता की बात करें तो ये श्रेणी होती है, अलग अलग श्रेणी है, उसका क्षेत्रफल और प्रतिशत दे रखा है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। अत्यंत अग्निप्रवण यानी कि मोस्ट प्रोन बोल सकते हैं, तो 24.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, और ये कितना है, 0.10%। और बहुत अधिक अग्निप्रवण, इसमें कितना है, 3193.95 वर्ग किलोमीटर एरिया है, और 12.92% रहता है। अति अग्निप्रवण में क्या है, 6832
वर्ग किलोमीटर एरिया और 27.64%। इसको भी हमने देख लिया। फिर अगली चीज़ देखते हैं, वन प्रकार के आधार पर वितरण किस तरीके से है। अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी घने वन। काफ़ी घने वन कहाँ है? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, NDU, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और सबसे कम कहाँ है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। इसको कैसे याद रखना है? हब। सबसे कम क्या है? सबसे कम वन सघन वाले, अति सघन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट में हब है। हब क्या है? कम में है। अधिक में क्या है? NDU है। और मध्यम सघन वन, मध्यम क्या है? पौड़ी एकदम मध्यम टाइप के क्या है वहाँ इलाके हैं। मध्यम मतलब मीडियम रेंज के हैं, बस ऐसे ही याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है। मध्यम सघन वन का है? पौड़ी में। बस याद रखने के लिए इस तरीके से मैंने एक दिमाग में बना लिया था कि वहाँ क्या है? मीडियम रेंज। पौड़ी में क्या है? मीडियम रेंज की पहाड़ियाँ हैं। इस तरीके से हम एक बना सकते हो दिमाग में, इसलिए वहाँ मध्यम सघन वन है। सबसे कम का है? उधम सिंह नगर में। और खुले वन की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा का है? पौड़ी और टिहरी में। और सबसे कम का है? हरिद्वार और उत्तरकाशी में। फिर अगली चीज़ देखते हैं, जो आपका अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन और कुल वनावरण और झाड़ियाँ, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ध्यान से समझिएगा। तो अति सघन वन में देखें तो कितना क्षेत्रफल है अति सघन वन में? 5266.58 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत कितना है? 9.85%। फिर मध्यम सघन, उससे थोड़ा सा कम घने, मध्यम सघन 12,517 वर्ग किलोमीटर है और 23.40% है। फिर आता है खुले वन, फिर उससे भी थोड़ा कम डेंस, यानी कि खुले वन, ओपन फॉरेस्ट बोला था जिनको, ये है 6,519 वर्ग किलोमीटर और 12.19%। कुल वनावरण की बात करें तो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। कितना? 45.44%। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और झाड़ियाँ कितनी है? झाड़ियों का डेटा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थोड़ा कम है। 412.88 वर्ग किलोमीटर और 0.77%। में भी याद रखिएगा। और 17वीं और 18वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो अति सघन में कितनी वृद्धि हुई है? 211.57 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.4% की वृद्धि हुई है। और खुले वनों में कितनी वृद्धि हुई है? 37.55 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 0.07% की वृद्धि हुई है। मध्यम सघन वन में कितनी हुई है? कमी हुई है इसमें। कितनी? 250 की कमी हुई है, 250 वर्ग किलोमीटर की, और 0.47% में कमी हुई है। अगली चीज देखते हैं, ऊंचाई के अनुसार वन देखते हैं। ऊंचाई के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र का है हमारा 1000 से 2000 मीटर हाइट पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इसी में क्या आती है आपकी? शिवालिक और आपका लेसर हिमालय, यानी कि शिवालिक और लेसर हिमालय वाले इलाके आते हैं 1000 से 2000 मीटर के आसपास की रेंज में। तो सबसे ज़्यादा वन यहीं पाए जाते हैं। और न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? 4000 मीटर से ऊपर, यानी कि जहाँ जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना, वहाँ क्या होते हैं आपके न्यूनतम वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो वन उतने डेवलप हो नहीं पाते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 0 से 500 मीटर हाइट पे कितने हैं? 2827 वर्ग किलोमीटर, 11.63% रहता है। 500 से 1000 मीटर में 3937.41 वर्ग किलोमीटर और 16.2%। 1000 से 2000, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 1000 से 2000 मीटर में क्या है? 10,000 वर्ग किलोमीटर में वन है 10,027.08 वर्ग किलोमीटर, यानी 10,000 याद रख लो मोटा मोटा, तो भी काम चल जाएगा। 41.25%, थोड़ा प्रतिशत इसमें ध्यान देना, 41.25%। फिर 2000 से 3000 में फिर कम हो जाते हैं, 5,738 और 23.60%। फिर 3000 से 4000 में 1,760 वर्ग किलोमीटर और 7.24%। और 4000 से ज़्यादा, यानी कि 4000 से ज़्यादा हाइट पे कितने हैं? 12.94 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बहुत कम है, 0.053%। फिर अगली चीज़ देखते हैं, प्रमुख वृक्ष जो ट्री स्पीसीज हैं, कुछ स्पीसीज उत्तराखंड में स्पेसिफिक हैं, उनको ध्यान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? भीमल, बांज, आम, चीड़। चीड़ के तो काफ़ी पाए जाते हैं, भीमल, बांज, आम और चीड़। और शहरी क्षेत्र में बांज, आम, लीची और अमरूद। बांज, आम, लीची, अमरूद। और क्या होता है इसमें? एक चीज़ ध्यान देना, गैर कास्ट वन उत्पाद, नॉन ट्री फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो रही है, जिसमें साल सर्वाधिक होते हैं। साल के वृक्ष सर्वाधिक होते हैं। गैर कास्ट वन उत्पाद जो बनाए जाते हैं उसमें साल का वृक्ष का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब यहाँ पे क्या है? कुछ आक्रामक प्रजातियाँ हैं, कुछ खरपतवार की आक्रामक प्रजातियाँ हैं, खरपतवार की तरह ही होती हैं, इनका नाम ध्यान रखना। एक है लेंटाना, जिसको पंचफूली हो जाता है। लेंटाना, अडारेटिना, एडेनोकोरा और गाजर घास। गाजर घास की मैंने यहाँ पे पिक भी लगा रखी है, आपने देखी भी होगी। इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस गाजर घास को बोला जाता है। और लेंटाना ये क्या है? इन्वेजिव स्पीसीज हैं, जो क्या करती हैं? वनों को एक तरीके से वनों की उर्वरता को कम करती है, क्योंकि यही फैल जाते हैं हर जगह।
और जो नेटिव यानी कि स्थानीय जो प्रजातियां होती हैं उनको ये नुकसान करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इन्वेजिव स्पीसीज, आक्रामक प्रजातियां। अगली चीज देखते हैं, झाड़ियों की बात करते हैं। अच्छा, झाड़ियों वाला डेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, झाड़ियों से पूछा जा सकता है। 412.88 वर्ग किलोमीटर है, 0.77% जो हमने देखा था। अच्छा, सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं, टिहरी में, फिर पौड़ी में, फिर देहरादून में, फिर पिथौरागढ़ में। इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, एक पंजाबी सेंटेंस याद रखना है। एक पंजाबी बंदे से पूछा आपने झाड़ियों के बारे में, तो उसने क्या बोला, टिहरी पौड़ी दे पीछे झाड़िए। टिहरी पौड़ी, दे से देहरादून, पीछे से पिथौरागढ़, पी से पिथौरागढ़, पौ के ऊपर ई की मात्रा लग जाती है तो पिथौरागढ़ हो जाता है। फिर ऐसे न्यूनतम झाड़ियों की बात करें तो कम झाड़ियाँ कहाँ हैं, बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में। इसके लिए क्या है ट्रिक, बाग में चमेली उधर कम आई, उधर कम आई, आई से क्या है, अल्मोड़ा, ये भी ट्रिक का ही वर्ड है, आई से अल्मोड़ा, ध्यान रखना। बाग में चमेली उधर कम आई, बाग में हमने चमेली उगाई, चमेली के क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियों जैसे पौधे होते हैं। बाग में चमेली उधर, बाग से बागेश्वर, चौ से चमेली, उधर से उधम सिंह नगर हो गया, और आई से अल्मोड़ा हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं रिकॉर्डेड वन की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में जो रिकॉर्डेड वन है उसको अगर देखें तो रिकॉर्डेड वन में क्या क्या आते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, यानी कि आरक्षित वन और संरक्षित वन। तो इसका अगर कुल क्षेत्रफल देखें तो 37,999.06 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 38,000 के आसपास क्या है आपका कुल क्षेत्रफल क्या है, रिकॉर्डेड वन में आता है, यानी कि इसका रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में कितना प्रतिशत है, 71.05%। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71.05% क्या है आपका रिकॉर्डेड में आता है। और वन प्रबंधन की बात करें तो 4 भागों में वन का प्रबंधन किया जाता है। तो वन विभाग के अंतर्गत होता है एक डायरेक्टली, दूसरा वन पंचायतों के अधीन होते हैं, तीसरा वन राजस्व विभाग के अधीन होता है, और चौथा निजी संस्थानों के अधीन। तो सबसे ज़्यादा क्या है, वन विभाग के अधीन कितना, 68, मोटा मोटा याद रख लो 68। फिर वन पंचायत के अधीन कितना है, 19। फिर वन राजस्व विभाग के अधीन कितना है, लगभग 13, और निजी के अंदर कितना है, 0.42%। वन विभाग के अंतर्गत 68.06%, वन पंचायत के अंतर्गत 18.86%, लगभग 19, वन या राजस्व विभाग के अंतर्गत 12.54%, यानी कि 12.5 यानी 13 बोल लो मोटा मोटा, और निजी के अंतर्गत 0.42%। फिर देखते हैं प्रमुख वृक्षों की बात करें तो वॉल्यूम के अनुसार, आयतन के अनुसार सबसे ज़्यादा वृक्ष किसके हैं, चीड़ के हैं, फिर साल के हैं, फिर बांज के हैं, फिर बुरांस के हैं। ये क्या ग्रेटर देन का साइन है, चीड़, साल, बांज और बुरांस। और संख्या यानी कि नंबर के आधार पर देखें तो चीड़ के काफ़ी वृक्ष हैं, चीड़, बांज, साल और बुरांस। क्योंकि हुआ क्या था, चीड़ के वृक्ष ज़्यादा होने के पीछे रीजन है कि ब्रिटिश नीतियाँ, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लीसा टिपान के चक्कर में इतने ज़्यादा चीड़ के वृक्ष लगा दिए और वृक्षों को कटान इतना अंधाधुंध करा कि अभी क्या हो गए, चीड़ के वृक्ष बहुत ज़्यादा हो गए। चीड़ के वृक्ष वैसे जो टीबी पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे लाभदायक माने जाते हैं। अच्छा, वन प्रशासन की बात करें तो वन प्रशासन में क्या होते हैं, प्रमुख अधिकारी डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एसीएफ, रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड। इस तरीके से हायरार्की होती है नीचे से ऊपर को। अगली चीज़ देखते हैं, वन प्रशासनिक इकाई, लास्ट थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए इसीलिए लगा रखा मैंने, बाकी इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बीट यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के अधीन होता है, बीट बोलते हैं सबसे छोटी इकाई को। फिर उसके बाद आता है सेक्शन, सेक्शन कुछ बीट मिलाकर सेक्शन होता है, ये फॉरेस्टर के अधीन होती है। फिर आती है रेंज आपकी, फिर कुछ सेक्शन को मिलाकर रेंज हो जाती है। फिर क्या आती है, उप वन प्रभाग यानी कि सब डिवीजन आता है, वो एसीएफ के अधीन होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अधीन। फिर आता है डीएफओ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद आता है सर्कल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। फिर इसके बाद इस तरीके से फिर सीसीएफ होता है, इस तरीके से अलग अलग चलते हैं। बस मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, बीट, सेक्शन, रेंज, वन विभाग, डिवीजन, सर्कल, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। और उत्तराखंड वन विभाग की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, राजपुर रोड, देहरादून में है। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना, उत्तराखंड वन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक तरीकों से वनों का विदोहन यानी कि एक्सट्रैक्शन और विक्रय करना, साइंटिफिक रूप से वनों का कटान करके उसका विक्रय करके रेवेन्यू जनरेट करना उत्तराखंड वन विकास निगम का उद्देश्य है। और ये क्या करता है, फिर पौधारोपण, इस तरह की चीज़ें ये भी की जाती हैं। इससे संबंधित अधिनियम याद रखना, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम आया था 1974 में। फिर इसी के तहत इसमें संशोधन करके फिर उत्तराखंड जब बना तो उसमें क्या बनाया गया, उत्तरांचल वन अधिनियम 2001। और ये कब स्वीकृत हुआ, 17 मई 2001 को। और इसका कार्यालय या मुख्य कार्यालय कहाँ है आपका, शिविर कार्यालय जो भी बोलते हैं, देहरादून में मौजूद है। तो इस तरीके से हमने देखी फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको साथ ही साथ ट्रिक्स भी इसी लेक्चर में लर्न हो जाएंगी। और एक दिन एग्जाम से पहले आप देख के चले जाइए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।